हाँ भाई, हम न्यूज पर बता रहे थे कि एसी सर्किट थ्रो इंडक्टर, एक बार दोबारा ध्यान से सुनो। एसी सर्किट थ्रो इंडक्टर में ये प्योर इंडक्टर होता है, प्योर, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। एसी सर्किट थ्रो इंडक्टर में ये आपके पास लेट अस कंसीडर एन इंडक्टर और यहाँ पे एसी सोर्स है ये V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे व्हेन द करंट इज पास, तो यहाँ पे आपके पास फील्ड लाइंस ट्रेवल होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यू नो दैट फाई इज इक्वल टू आई, जितना ज़्यादा करंट जाएगा किसी भी कॉइल में उतना ही उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे फाई दैट इज इक्वल टू आई, फाई इज इक्वल टू एल आई। यहाँ पे जो आपके पास एल है, इस एल को आप कहेंगे कोफिशिएंट, इसका है इस एल को कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सिंपली वी कैन से इंडक्टेंस। ये आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस आ गया बाय फैराडे लॉ ऑफ EMI। नाउ बाय फैराडे लॉ ऑफ EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस d phi by dt माइनस d by dt इंड्यूस्ड EMF अपॉन द चेंज इन फ्लक्स, और phi इज इक्वल टू Li, और दैट कैन बी रिटन एज माइनस L di by dt। और मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF होगा L di by dt, और इसको V दे सकते हैं अप्लाइड वोल्टेज L di by dt। नाउ हियर फ्रॉम दिस, और V is equal to L di by dt, तो di is equal to V by L, और ये आपके पास dt आ गया। अब di V की वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज है आपके पास V नॉट साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाय आपके पास L होगा, और ये आपके पास dt। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड, di का इंटीग्रेशन I हो गया, और यहाँ पे V नॉट बाई L इंटीग्रेशन साइन ओमेगा t, और ये dt। नाउ हियर, नाउ I, ये I इज इक्वल टू, नाउ सेम I इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे जो आपके पास I है V नॉट बाई L साइन ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस ओमेगा t बाई ओमेगा, और दैट इज इक्वल टू माइनस V नॉट बाई L ओमेगा और कोस ऑफ ओमेगा t, ये आपके पास I आ गया, दिस इज I। यहाँ पे नई टर्म जो है वो x, जैसे कि रेजिस्टेंस के केस में हमने कल डिस्कस किया था, आप वीडियो देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। पीक वैल्यू करंट होता है I नॉट V नॉट बाई R रेजिस्टेंस के केस में, यदि एसी सर्किट थ्रू रेजिस्टेंस है, और एसी सर्किट थ्रू यदि आपके पास कैपेसिटर है तो V नॉट बाई XC, वहां पे XC था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, द पोजीशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू होती है 1 बाई C ओमेगा। यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास जो XL होगा, इस XL को हम कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस XL जो होता है 1 बाई L ओमेगा, ये हमारे पास L ओमेगा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस L ओमेगा, और 1 बाई L ओमेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू L ओमेगा, और इसको वी कैन से इंडक्टिव रिएक्टेंस L ओमेगा मींस, और यहाँ पे हम कहेंगे अपोजिशन, यहाँ पे होगा अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर, कि इंडक्टर के द्वारा जो अपोजिशन है उसको कहेंगे अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनी, अब इस इक्वेशन को हम लिख राइट। अब यहाँ पे जो आपके पास जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन I, नाउ यू आर सीइंग दैट I इज इक्वल टू V नॉट माइनस V नॉट बाई, अब यहाँ XL, यहाँ L ओमेगा, पूरा वैल्यू ऑफ L ओमेगा इज इक्वल टू XL, पूरा L ओमेगा इज इक्वल टू XL। XL एक जस्ट एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस, XL होगा L ओमेगा अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, और कल आपके पास आता है XC, कैपेसिटर में XC था 1 बाई C ओमेगा, उसमें आपने लिखा था अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, हियर अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, और यहाँ पे जो है cos ओमेगा t। नाउ
अब दिस कैन बी रिटन एज माइनस वी नॉट बाई एक्सएल, इसको वी कैन राइट साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, माइनस ले जाएंगे तो वी नॉट बाई एक्सएल या साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये आपके पास आई। अब यहाँ पे जो पीक वैल्यू है ये एक्सएल प्ले द सेम रोल एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे जो पीक वैल्यू करंट होगी आई नॉट वी नॉट बाई आपके पास एक्सएल, ये आपके पास इंडक्टर के केस में है, और रेजिस्टेंस के केस में पीक वैल्यू आई नॉट वी नॉट बाई आर होती है, और कैपेसिटर के केस में आई नॉट वी नॉट बाई एक्ससी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। नोट्स भी आपके पास है, वीडियो भी आपके पास है, दोनों अच्छे से देखना, बहुत जरूरी होता है देखना, और एक्ससी हो गया 1 बाई सी ओमेगा। तो नाउ यहाँ पे एक्सएल प्ले द सेम रोल, एक्सएल प्ले द सेम रोल एज दैट ऑफ आर एंड एक्ससी, जैसे आर रेजिस्टेंस जो करंट का अपोज करता है वैसे एक्सएल करता है, वैसे एक्ससी, और यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी आप यहाँ पे करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 कम हो गया, करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 कम। मैंने आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आप कल एब्सेंट थे, यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई नॉट, देखिए रेजिस्टेंस के केस में तो ये पॉइंट याद रखो, V इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा t, यदि वोल्टेज दिया तो करंट की वैल्यू आएगी I नॉट sin ओमेगा t, ये रेजिस्टेंस के केस में था, और रेजिस्टेंस के केस में V और I बोथ आर इन सेम फेज, V और I बोथ आर इन सेम फेज, ये रेजिस्टेंस के केस में है, और कैपेसिटर के केस में ये करंट था और ये आपके पास वोल्टेज। कैपेसिटर के केस में पहले वाले हमने कल वाले जो क्लास में ये प्रूव किया था कि कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से ज्यादा है, करंट लीड्स विद वोल्टेज, करंट लीड्स विद वोल्टेज, और आज हमने ये प्रूव कर दिया, ये रेजिस्टेंस का केस है, ये कैपेसिटर का केस है, और इसमें हमने ये आज ये प्रूव कर दिया कि लो भाई वोल्टेज जो है वो करंट से ज्यादा है, ये करंट है, ये आपके पास वोल्टेज है, इंडक्टर का वोल्टेज VL, ये पाई बाई 2 ज्यादा है, यानी कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दैट कि करंट जो है ओमेगा टी ये माइनस पाई बाई 2 है, कि करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 कम है, पाई बाई 2 कम है। या आप ये कह सकते हो कि जैसे इन दोनों इक्वेशन में हमने ये दिया इंडक्टर में ये करंट मिला, इसको हम ये भी कह सकते हैं ना कि मान लीजिए ये जिस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग हियर करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 कम है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 ज्यादा है, बात तो वही है। इस इक्वेशन को ये बहुत पूछा जाता है उल्टा सीधा कि इस इक्वेशन में क्या है भाई, सुनो, या तो करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 कम है या वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 ज्यादा है, बात तो वही है। मैं कल बता रहा, 2 बच्चे हैं, मान लीजिए एक की हाइट 5 फीट है, एक की हाइट 10 फुट है, या तो आप कहते भाई इसकी हाइट इससे 5 फुट ज्यादा है या इसकी हाइट से 5 फुट कम है, बात तो वही है। या तो आप ये कह दो कि करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 कम है या वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 ज्यादा है। तो यानी कि ये सबसे पहले मैं आपको ये पॉइंट बताना चाहूंगा कि हर बच्चे को पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में जाते हैं, कोई उनके बीच में एंगल का डिफरेंस नहीं होता, और कैपेसिटर में ऑलवेज करंट वोल्टेज से ज्यादा है, जो कम होता है वो नीचे होता है, करंट वोल्टेज से ज्यादा है, ये कैपेसिटर में है, ये आपके पास किसमें है, ये रेजिस्टेंस में है, और वोल्टेज में यानी इंडक्टर में वोल्टेज करंट से ज्यादा है या करंट वोल्टेज से कम है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये सारे आपको आने चाहिए, और क्लास रेगुलर अटेंड करना बहुत जरूरी है, ये मैं बता देता हूँ कि मस्ट है। ये आपने प्रूव कर दिया कि वोल्टेज लीड्स विद करंट बाय ए फेज ऑफ पाई बाई 2। अब मैं एक आपको बताना चाहूंगा, यदि कोई बच्चा मान लीजिए डायरेक्शन याद नहीं है तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछा जाता है, आज मैंने डायग्राम बता दिया बस, ये फेजर डायग्राम तीनों का है। फिर रेजिस्टेंस के केस में करंट एंड वोल्टेज सेम फेज, और इंडक्टर के केस में वोल्टेज करंट से पाई बाई 2, और कैपेसिटर में जिस बच्चे को ये डायग्राम ये पिक्चर यदि उसके ध्यान में है तो वो उसका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ना तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में गलत होगा ना सब्जेक्टिव में, ये वाला पिक्चर। ये क्या कह रहा है, यहाँ 3 एलिमेंट है, ये फर्स्ट कहता है रेजिस्टेंस और करंट तो सेम फेज है, रेजिस्टेंस और करंट सेम फेज का मतलब मैंने प्रूव
कर दिया आपके पास, आप देखना अपने नोट्स में और वीडियो में। V इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा t और I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t। करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज रेजिस्टेंस के केस में। और मैंने कैपेसिटर के केस में ये बताया था कि करंट जो है वो वोल्टेज से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? π/2। और ये आपके पास V नॉट sin ओमेगा t, यानी कि ये करंट कैपेसिटर का केस है। कैपेसिटर का करंट, कैपेसिटर का आपके पास है कैपेसिटर का करंट और कैपेसिटर का वोल्टेज। ये कैपेसिटर में मैंने प्रूव किया था, आपने ये कैपेसिटर में प्रूव किया है, ये मैंने रेजिस्टेंस में प्रूव किया है। और मैंने आज जो प्रूव किया है इंडक्टर में मैंने ये प्रूव कर दिया कि भाई जो वोल्टेज है वो करंट से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? π/2। अब सारी चीजें हैं। पहला, करंट वोल्टेज सेम फेज रेजिस्टेंस में। इसमें करंट वोल्टेज से ज्यादा है या वोल्टेज करंट से कम है, एक ही बात है। या तो कैपेसिटर में करंट लीड्स विद वोल्टेज by π/2 या वोल्टेज लैग्स बैंड इन करंट by π/2। इट्स ओके। और इंडक्टर में क्या है? इंडक्टर में वोल्टेज करंट से ज्यादा है, यानी वोल्टेज लैग्स विद करंट by फेज ऑफ π/2। ये तीन चीजें याद रखनी है। इनकी ये रेजिस्टेंस की दो इक्वेशन है, ये कैपेसिटर की दो इक्वेशन है, और ये इसकी दो इक्वेशन क्या बनेगी? V नॉट sin ओमेगा t प्लस π/2 और आपके पास I क्या बन गया? I नॉट sin ओमेगा t। आप सुनो, ये इन इक्वेशन को, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं और कोई मेथड है। इस इक्वेशन को हम दूसरे मेथड से लिख सकते हैं। कैसे? कि भाई ये π/2 है, ठीक है ना, ज्यादा है। यदि मैं यहां से इसको ओमेगा t कर दूं तो यहाँ पे ये माइनस π/2, बात वही हो गया नहीं कि यहाँ पे करंट वोल्टेज से ज्यादा है या वोल्टेज करंट से कितना है? π/2 कम है, π/2 कम है। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो सारी की सारी जो चीजें है ना, उनको ध्यान से आप नोट करें और इसको अच्छे से रखें। उसके बाद आपके पास और क्या ध्यान देना है? तीनों एलिमेंट में बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे आपने पढ़ा एक्सेल। एक्सेल आपके पास क्या है? एक्सेल है आपके पास एल ओमेगा। एल ओमेगा होता है 2π/μ। एक्सेल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी 100% ग्राफ आता है। एक्सेल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बताओ, ओम हो गया, ये पर सेकंड और ग्राफ स्ट्रेट आएगा। एक्सेल और फ्रीक्वेंसी में ये ग्राफ, ठीक है। कल हमने जो बताया था वो भी मैं बताना चाहूंगा। कल हमने ये बताया था एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/c ओमेगा होता है 1/c 2π/μ। तो यहाँ पे एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर जो एक्सी और फ्रीक्वेंसी है वो एक दूसरे के क्या होगा? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ग्राफ बनता है ऐसे सर्किट थ्रो इंडक्टर में, ये ऐसे सर्किट थ्रो कैपेसिटर में, और रेजिस्टेंस में इंडिपेंडेंट। पहला वाला वैरी होगा, आपको बहुत अच्छी बात है, ये आपके पास इंडिपेंडेंट है। बोलो भाई, तीन तो ग्राफ बनते हैं। क्या बनते हैं? तीन ग्राफ। उसके बाद जो मेन चीज है वो ध्यान से सुनो कि भाई इसका जो पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या है? I नॉट V नॉट बाई R। रेजिस्टेंस की पीक वैल्यू ऑफ करंट ये है, तो इसकी पीक वैल्यू है तो इसकी IRMS क्या होगी? इसकी IRMS क्या होता है? I नॉट बाई √2। I नॉट क्या है? V नॉट बाई √2 इनटू R। ये आपके पास क्या बन गया? IRMS को क्या ले सकते हैं? IRMS VRMS बाई R। ये रेजिस्टेंस की, कैपेसिटेंस की पीक वैल्यू क्या होती है? I नॉट V नॉट बाई XC। और इसको क्या ले सकते हैं? इसकी IRMS क्या बन जाएगी? इसके IRMS को क्या ले सकते हैं? VRMS बाई, न्यूमेरिकल में यूज होगा ये XC, ठीक है। और कैपेसिटर की, ये कैपेसिटर की है, और इंडक्टर की क्या होगी? इंडक्टर की बोलो, इंडक्टर की पीक वैल्यू क्या अभी पढ़ाया था? I नॉट V नॉट बाई XL। इसकी IRMS वैल्यू क्या बनेगी? यहाँ पे VRMS बाई XL। तो सभी एलिमेंट की IRMS वैल्यू पता होना चाहिए, सभी एलिमेंट की पीक वैल्यू पता होना चाहिए, और ये आपके पास होगा, ठीक है। और सभी एलिमेंट के ग्राफ बता दिए, सभी एलिमेंट के ग्राफ। यानी कि ये आपके पास, पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके और भी यूनिट हो चाहे ये हो, अपने डेली का टच में होना बहुत जरूरी है। यदि एब्सेंटीज बच्चा रहता है तो वीडियो देखना भी बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो बनाई जाती है कि बाई द बच्चा एब्सेंट रह गया बैंक से, तो he and she can watch the video। कि भाई मैं आज जा नहीं पाया तो आप मैं वीडियो देखता हूँ, डेली अपलोड होती है। आई एम अपलोडिंग डेली, ओके। अब उसके बाद क्या आता है इसमें? पावर। क्या होता है? एवरेज पावर। तो एवरेज पावर में हमने पढ़ाया था सिंगल, कोई भी एवरेज वैल्यू, जो एवरेज पावर ऑफ एसी सर्किट,
जिस बच्चे को ये पावर समझ में आ गई, कैपेसिटर की भी वैसी होती है। एवरेज पावर एसी सर्किट थ्रू इंडक्टर, एवरेज पावर जीरो होती है, बिल्कुल सही है, रिजल्ट याद होना चाहिए। तो एवरेज पावर होता है जीरो से टी, ये पी dt, ये जीरो से टी और ये dt। पावर जीरो से टी पावर होगा vi, ये dt हो गया, ये जीरो से टी और ये dt। अब यहाँ पे अब वी और आई की क्या वैल्यू पुट करें। अब हमारे माइंड में काम किया कि एसी सर्किट थ्रू इंडक्टर ने सर ने ये प्रूव किया भाई वोल्टेज ज्यादा होता है। दिमाग में काम नहीं किया तो ये जरूर याद है वी एंड आई सेम फेज में होते हैं रेजिस्टेंस में, और इंडक्टर में क्या होता है वीएल ज्यादा होता है, कैपेसिटर में वी से कम होता है। तो यानी कि वोल्टेज करंट से ज्यादा v इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, और यहाँ पे i इक्वल टू i नॉट sin ओमेगा t, यानी कि करंट वोल्टेज से ज्यादा है। और इसको क्या ले सकते हैं, इस इक्वेशन को ज्यादा है तो इसको ये भी ले सकते हैं v नॉट, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए cos ओमेगा t, और i इक्वल होगा i नॉट sin ओमेगा t। नाउ हियर पुट द वैल्यू ऑफ v एंड i। अब आपके पास v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है v नॉट, यहाँ पे cos ओमेगा t, और आपके पास i की वैल्यू क्या है i नॉट sin ओमेगा t, और ये dt, ये 0 से t और यहाँ पे 0 से t और ये dt। तो ये होगा v नॉट i नॉट बाई t और 0 से t, और यहाँ पे क्या बनेगा ये sin ओमेगा t cos ओमेगा t dt। परफेक्ट फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से क्या कर दो डिवाइड। ऐसा करने से क्या बनेगा, अब आपके पास जो एवरेज पावर है वो v नॉट i नॉट बाई 2t, और यहाँ पे 0 से t और ये बन गया sin 2 ओमेगा t और ये dt। यहाँ पे v नॉट i नॉट बाई 2t इंटीग्रेशन कर दो, ये बन गया माइनस cos 2 में sin का माइनस होता है माइनस cos ओमेगा t, और डिवाइडेड बाई क्या बन गया 2 ओमेगा, ये 0 से t, यहाँ पे बन गया माइनस v नॉट i नॉट बाई 4t ओमेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर cos 2 ओमेगा 2 पाई बाई t, अपर लिमिट t माइनस लोअर cos ऑफ 0, t से t कैंसिल। यहाँ पे जो एवरेज पावर आएगी वो एवरेज पावर दैट इज इक्वल टू क्या बन गया माइनस v नॉट i नॉट बाई 4t ओमेगा cos 4 बाई 1 माइनस 1, और एवरेज पावर इज 0। यानी एवरेज पावर कैपेसिटर की भी 0 होती है और एवरेज पावर इंडक्टर की भी 0। तो आपको मैंने 3 एलिमेंट बताए हैं, तीनों एलिमेंट इंडिविजुअल बताए, तीनों एलिमेंट की एवरेज पावर बता दी, तीनों एलिमेंट की पीक वैल्यू बता दी, तीनों एलिमेंट की आरएमएस वैल्यू, और ये सारे। और सुनिए इस पे जो ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, और वो यदि कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत जल्दी से आप क्लियर हो जाएंगे, और यदि कंसेप्ट में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये मैंने आपके पास बताया 3 एलिमेंट। अब आपके पास जो चलेगा वो चलेगा 2 एलिमेंट। अब जोड़े बनेंगे इसके, आप तक क्या बताया था इंडिविजुअल, अब क्या बताना पड़ेगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आज एक ही बताऊंगा क्योंकि सबसे बड़ा आर्टिकल यही है, एसी सर्किट थ्रो एलआर सर्किट, एल स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस, एल इंडक्टर, एल क्या होगा इंडक्टर, और यहाँ एसी सर्किट। और मैं तो ये कहना चाहूंगा एक बार जरूर आप पेन से लिखेंगे इस आर्टिकल को, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जैसे कि आप लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, और पूरा आर्टिकल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, जल्दी नहीं करूंगा, बहुत आराम से, क्योंकि एलआर सर्किट ऐसा है ये 5 मार्क्स में आता है। कितने मार्क्स में आता है 5 में। तो पहले आराम से नोट्स बनाए सभी। एसी सर्किट सारे जितने बच्चे हैं एसी सर्किट थ्रो एलआर सर्किट, एलसी और एलआर एक समझ में आ गया तो सारे अपने आप आ जाएंगे। एसी सर्किट थ्रो एलआर सर्किट, एलआर सर्किट का मतलब होता है इंडक्टर एंड रजिस्टर, इंडक्टर एंड रजिस्टर। ये इंडक्टर, ये रेजिस्टेंस, ये एसी सोर्स है, this one is the AC source. Now the current is passed, this one is, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा VL, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा VR,
जब हम करंट पास करेंगे वोल्टेज ड्रॉप across the inductor is VL I into the XL करंट इन द रेजिस्टेंस। इंडक्टर में करंट का अपोज कौन करता है? नेता एलिमेंट इज सपोज XL इंडक्टिव रिएक्टेंस। वोल्टेज ड्रॉप क्योंकि लिखने से सबसे ज्यादा तैयारी होती है। जब हम क्लास में आपको लिखवाते हैं वो उसका रीजन यही होता है कि लिखने से अच्छा याद होता है। अब बच्चे को समझना चाहिए या लिखना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप across the inductor, voltage drop across the capacitor. Now XL is what? Inductive reactance. The opposition offered by इसके द्वारा opposition offered by inductor. ओके, और XC क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस? opposition offered by कैपेसिटर। Now we know that, बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम ये जानते हैं फेजर डायग्राम में, ये फेजर डायग्राम वी आर एंड आई सेम फेज, ओके। रेजिस्टेंस में सेम फेज है या नहीं है? और इंडक्टर में VL ज्यादा है। कितना ज्यादा है करंट से? π/2। कितना ज्यादा है? π/2। Is it right? Yes or no? VR and I same phase, VR leads with, या रिपीट अगेन बोलिए। अब यहाँ पे जो आपके पास जो रिजल्टेंट होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से मैं समझा रहा हूँ, ये भी है तो रिजल्टेंट वोल्टेज ये आपके पास OAB, यहाँ पे ये B है। अब ये फेज पाई हो गया कि हमें मालूम नहीं है, तो यानी कि आप एक चीज नोट करेंगे यहाँ पे कि B जो है V इज द रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट है? रिजल्टेंट वोल्टेज। किसका रिजल्टेंट वोल्टेज है? ऑफ VL एंड VR। रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ VL एंड, ये आपके पास VR है और इसमें यदि लेंगे तो ये भी आपके पास VL हो गया कि रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ VL एंड VR। और फेजर डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फेजर डायग्राम, यहाँ पे जो फेजर डायग्राम है वो इंडिकेटिंग दैट, फेजर डायग्राम इंडिकेटिंग दैट कि रिजल्टेंट वोल्टेज, यहाँ पे जो रिजल्टेंट वोल्टेज है V वो लीड्स विद, रिजल्टेंट वोल्टेज लीड्स विद करंट by a phase of phi। Here phasor diagram indicating that, यहाँ पे जो फेजर डायग्राम है वो इंडिकेट कर रहा है कि रिजल्टेंट जो वोल्टेज है वो करंट से कितना लीड्स कर रहा है? by a phase of phi। and equation can be written as, और यहाँ पे जो इक्वेशन है that can be written as V0 sin, और यहाँ पे बच गया ओमेगा t प्लस phi पॉइंट टू मिनट। रिजल्टेंट वोल्टेज करंट से कितना फेज ज्यादा है? आप π/2 यू कैन से, क्योंकि π/2 कैसे कह सकते हैं? VL और VR का रिजल्टेंट इज व्हाट? V है, तो ये आपके पास I और ये पॉइंट डिनोटेड I नॉट sin ओमेगा t कि रिजल्टेंट वोल्टेज जो करंट से है वो फेज ऑफ पाई बाय यानी फाई ज्यादा है। कितना ज्यादा है? पाई। अब इससे आप पाई का कोर्स लगाएंगे तो हाउ यू कैन से, यू कैन से रिजल्टेंट। अब यहाँ पे यू कैन राइट फ्रॉम द डायग्राम, सारे को ध्यान से सुनिए। फ्रॉम द डायग्राम वी कैन राइट V स्क्वायर इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, या V इज इक्वल टू व्हाट? VR स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर का रूट। VR क्या है? व्हाट इज VR? I VR और दोनों VR लिख दिया। ओ सॉरी, आप वो सर्किट पढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस वाली, मैं LC समझा। तो हाँ, यहाँ पे आप ये देखेंगे वोल्टेज ड्रॉप एक्रोस द रजिस्टर, तो ये आपके पास R आ रहा है VR, क्योंकि LR सर्किट पढ़ा रहे हैं। माइंड में ये होगा LC सर्किट, कौन सा सर्किट पढ़ा रहे हैं? LR सर्किट। तो यहाँ पे VL एंड VR, रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ VL एंड VR, ये सॉरी VC नहीं, रिजल्टेंट वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अक्रॉस रजिस्टर, और V इज द रिजल्टेंट ऑफ VL एंड VR। यहाँ तो सही लिख दिया था, ओके। अब यहाँ पे क्या बनेगा? VR आपके पास क्या होगा? IR का स्क्वायर
प्लस बी, ये आई को क्या होगा एक्सएल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आई कॉमन और ये बन गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर और आई इक्वल टू वी बाई ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ये बेटा आई आर एम एस वैल्यू होती है पर एसी करंट की वी आर, ये इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू है आई आर एम एस, ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो आई आर एम एस आ गया आपके पास। आई आर एम एस इक्वल क्या बनेगा, दिस वन इज द आई आर एम एस। इस सर्किट का जो आई आर एम एस बनेगा ये सही कर दिया था ना आपने। हाँ, तो आई आर एम एस क्या बना ध्यान से, जैसे आई इक्वल टू, फिर दोबारा बता रहा हूँ, वी स्क्वायर आर वी बाई एक्सएल का स्क्वायर। इसको आप आई आर एम एस, ये वैल्यू एसी की वैल्यू सारी आई आर एम एस से होती है। ये आई आर एम एस वी आर एम एस बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। और पीक वैल्यू क्या बनेगी, ये आई आर एम एस क्या होती है आई नॉट बाई रूट टू, वी आर एम एस को क्या लिख सकते हैं वी नॉट बाई रूट टू और ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो पीक वैल्यू बन गई आई नॉट वी नॉट बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ये आपके पास पीक वैल्यू है, दैट इज व्हाट पीक वैल्यू। रेजिस्टेंस में क्या था, यदि एक्सएल को हटा दे, यदि एक्सएल को हटा दे सर्किट में से ये जीरो हो गया तो आई नॉट वी नॉट बाई आर ही हो गया। और यदि आर को हटा दे तो क्या बन गया आई नॉट वी नॉट बाई एक्सएल। इज इट राइट यस और नो? यानी कि ये कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअल भी बता दिया कि कॉम्बिनेशन साइंस में बता है हैं देखो जी। तो मेरा फोन भी क्या दोस्तों मतलब वाली बात है, ये आपके पास आई नो क्या होगा, ये आई नो। अब यहाँ पे स्पेशल, अब इस पूरी जो कलेक्टिवली दो भाई, एक तो एक भाई लड़ाई करें करंट का, एक अब जब दोनों भाई लड़ाई कर रहे हैं रेजिस्टेंस और इंडक्टर, रेजिस्टेंस और इंडक्टर। तो इसका एक नाम दिया गया है दैट इज इंपीडेंस। अब इंपीडेंस इन एलआर सर्किट, इंपीडेंस इन एलआर सर्किट क्या बनेगा, इंपीडेंस इन एलआर सर्किट इसका मतलब ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर एंड रेजिस्टर कलेक्टिवली। क्या लिखोगे अपोजिशन ऑफर्ड बाय, यहाँ पे बचेगा अपोजिशन, जो भी होगा अपोजिशन, किसका अपोजिशन, अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर एंड रेजिस्टर, इंडक्टर एंड रेजिस्टर, अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर एंड रेजिस्टर। और इसको लिख सकते हैं आप V नोट बाई जेड, और जेड की वैल्यू पॉइंट नोटेड न्यूमेरिकल आएंगे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ये इंपीडेंस कहलाता है। इंपीडेंस मींस टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाय एसी सर्किट के अंदर कौन सा इंडक्टर और रेजिस्टर का कलेक्टिवली अपोजिशन। पहले इंडिविजुअल कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं कलेक्टिवली अपोजिशन। इज इट राइट? नीड टू रिपीट? अब सुनिए, यहाँ पे फेज एंगल कैसे बताएंगे, फेज एंगल, यस हाउ यू कैन डिटरमाइन द फेज एंगल। यहाँ पे फेज एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास होगा टेंजेंट फाई, टेंजेंट फाई वीएल बाई वीआर, वीएल आपके पास यस वीएल को आप लिखेंगे एल ओमेगा और वीआर को लिखेंगे ना, इसको आप लिख दो आई एक्सएल, सिस्टम से चल रहा हूँ ये आई आर। तो टेंजेंट फाई इक्वल टू पहला तो एक्सएल बाई आर हो गया, और एक्सएल क्या होगा एल ओमेगा बाई आर, और फेज एंगल जब आपकी न्यूमेरिकल आएगी एल ओमेगा बाई आर, ये आपके पास फेज एंगल है, दिस इज द फेज एंगल। तो सबसे इसमें वी हैव डिस्कस एसी सर्किट को एलआर में फेजर डायग्राम में बता दिया आपको कैसे बनता है, और ये आपको इट्स ओके। एवरेज पावर, अब आपने एवरेज पावर निकालनी है, क्या निकालनी है एवरेज पावर इन एसी सर्किट थ्रू। आपने एवरेज पावर एसी सर्किट थ्रू रेजिस्टेंस निकाली, आपने एवरेज पावर एसी सर्किट थ्रू इंडक्टर निकाली,
आपने एवरेज पावर ऐसे सर्किट थ्रू कैपेसिटर, सबसे पहले देखो इंडिविजुअल एलिमेंट का निकाला, आप क्या बनेंगे, आप इसको कॉम्बिनेशन की बनानी है, किसकी बनानी है, पहले आपने इंडिविजुअल की निकाला, आप इसकी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कॉम्बिनेशन। तो पहला कॉम्बिनेशन आपका क्या है, एल आर का, क्या निकाला, एल आर का। तो एवरेज पावर, एवरेज पावर बायो वाले के लिए थोड़ी सी दिक्कत है इस आर्टिकल में, पर दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान से पढ़ेंगे। तो एवरेज पावर इन एसी सर्किट थ्रू एल आर, through LR, average power in AC circuit through LR. It's okay. In AC circuit through LR, we know that in AC circuit through LR, we know that resultant voltage leads with current by a phase of phi. Resultant voltage leads with current by a phase of phi. In average power in AC circuit through LR, we know that resultant voltage. So resultant voltage अब कितना है? Resultant voltage leads with current by a phase of phi. We have proved, हम प्रूव कर चुके हैं कि resultant voltage, अरे अभी प्रूव किया था, resultant voltage जो करंट से है वो लीड्स कर रहा है, कितना लीड्स कर रहा है? With a resultant voltage leads with current by a phase of phi, and equation can be written as. Now average power. For the average power, formula 0 से t, t dt, 0 से t dt, पावर vi, वही बार बार फॉर्मूला वही, पावर p is equal to vi dt, यहाँ 0 से t dt, पावर p is equal to vi. Now here put the value of vi, यहाँ पे v naught sin omega t plus 5 I naught sin omega t dt, 0 से इंटीग्रेशन 0 से t, now here 0 से t dt. Now common average power के लिए average power is equal to v naught I naught t, dt का इंटीग्रेशन t, we can write by dt है, dt का इंटीग्रेशन t, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, अपर माइनस लोअर, t माइनस 0 t, इंटीग्रेशन 0 से t साइन ओमेगा t प्लस 5 dt साइन ओमेगा t, नहीं ये साइन, यहाँ साइन ओमेगा t और ये dt, वी कैन राइट साइन a प्लस b का फॉर्मूला साइन a प्लस b, आपने 11th में पढ़ा होगा, साइन a प्लस b का फॉर्मूला साइन साइन a प्लस b, हाँ साइन a cos b प्लस cos a sin b, ये फॉर्मूला प्लस वन में टीचर ने बताया होगा, मैथ वाले ने क्या, मैंने भी बताया था, ये v नॉट i नॉट बाई t 0 से t साइन a प्लस b लगाओ, साइन a साइन ओमेगा t cos b cos 5 cos ओमेगा t साइन b साइन 5 पूरे का, और ये होगा साइन ओमेगा t dt. ओके, अब नाउ हियर v नॉट i नॉट बाई t, पॉइंट में नोटिस 0 से t, अब इसको मल्टीप्लाई करो, साइन से ये मल्टीप्लाई होगा, तो साइन स्क्वायर, बहुत धीरे, साइन स्क्वायर ओमेगा t cos 5 dt प्लस साइन ओमेगा t cos ओमेगा t साइन 5 dt. देखिए इतने बड़े इंटीग्रेशन तो सीबीएसई की आंसर शीट में नहीं होती, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत बड़ा बन जाएगा, इसको a मान लो और इसको b मान लो, दो पार्ट्स में इंटीग्रेशन होगा, ये a होगा, ये क्या हो गया b, दिस इज इक्वल टू a और दिस इज इक्वल टू b. एनी डाउट यहाँ पर? साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाया, साइन ओमेगा t से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन a cos b प्लस cos a sin b sin ओमेगा t. एनी प्रॉब्लम कार्तिक, एनी प्रॉब्लम? इसको तो बढ़ाने अनोल करें,
एवरेज कर्व v नॉट बाय i नॉट 0 से t sin a प्लस b का फार्मूला अप्लाई किया, sin a cos b cos a sin b sin ओमेगा t है, फिर sin ओमेगा t को मल्टीप्लाई किया 0 से t sin स्क्वायर ओमेगा t cos phi dt, इससे मल्टीप्लाई किया sin ओमेगा t cos ओमेगा t दिस, ये a। अब नाउ लेट a को क्या बना, a की वैल्यू क्या मानी आपने 0 से t sin स्क्वायर ओमेगा t cos phi dt। देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन उसी का होता है जो वेरिएबल होता है, d के साथ जो भी फंक्शन होता है, तो यहाँ क्या बनेगा d के साथ t है तो ये वेरिएबल है, क्या ये वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या बनेगा t वाले का होगा cos phi को कांस्टेंट माना जाएगा। अब cos phi को बाहर ले लिया, cos phi 0 से t sin स्क्वायर ओमेगा t dt cos phi 0 से t sin स्क्वायर ओमेगा t को देखते नहीं हम प्रूव कर चुके हैं 1 माइनस cos ओमेगा t बाई 2, ये आपके पास dt cos phi बाई 2 बाहर ले लिया 0 से t dt माइनस 0 से t cos 2 ओमेगा t dt। अब इसका इंटीग्रेशन चल रहा है आपका cos दैट इज a, सब a के बराबर है, cos phi बाई 2 dt का इंटीग्रेशन t 0 से t माइनस cos का sin 2 ओमेगा t, समझते भी रहना 2 ओमेगा 0 से t, ये 0 से t। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे cos phi बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर t माइनस 0 1 बाई 2 ओमेगा अपर लिमिट माइनस लोअर sin 2 ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, कल भी मैंने बताया था ध्यान से, 2 पाई बाई t भी कह सकते हैं 2 पाई न्यू भी, तो 2 यहाँ पे 2 cos ओमेगा 2 इंटू में 2 पाई बाई t इंटू में अपर लिमिट वेरिएबल t है t माइनस साइन ऑफ 0 यहाँ पे क्या बना cos पाई बाई 2 t माइनस 0 t हो गया 1 बाई 2 ओमेगा t से t साइन 4 पाई साइन 0 साइन 0 0 क्योंकि साइन n पाई 0 होता है, तो ये सारी टर्म किसके बराबर होगी 0। नीड टू एक्सप्लेन, बोलो, अरे साइन n पाई 0 होता है, साइन n पाई 0। देखिए साइन n पाई याद रखिए, साइन n पाई 0 मींस 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई अप टू n 0 और साइन 0 0, तो यहाँ पे क्या बन गया रिजल्ट 4t cos phi by 2, ये किसका इंटीग्रेशन होगा a वाले टर्म का, किसका हो गया, आपने a और b दो टर्म कंसीडर किया था, तो ये a वाले का इंटीग्रेशन होगा a t cos phi by 2, t cos phi by 2। It's okay. Need to repeat. सिंपल सी बात है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होगा, sin स्क्वायर ओमेगा t cos phi कॉमन sin स्क्वायर ओमेगा t cos phi sin स्क्वायर ओमेगा t को देखिए राइट 1 माइनस cos स्क्वायर ओमेगा t होता तो 1 प्लस cos ओमेगा t बाई 2, अब 2 को कॉमन ले लिया cos phi, अब dt को इससे मल्टीप्लाई किया dt 0 से t, फिर cos ओमेगा t dt cos phi बाई 2 कॉमन dt का इंटीग्रेशन स्मॉल t अपर लिमिट माइनस लोअर t माइनस 0 हो गया cos ओमेगा t sin ओमेगा t बाई 2 ओमेगा, ये जो ओमेगा होता तो डिवाइडेड बाई ओमेगा हो जाता, यदि 100 ओमेगा t होता तो डिवाइडेड बाई 100। b वेरिएबल के साथ जो भी होगा इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई, बायो वाले याद रखो, वैसे तो लॉजिक होते हैं क्यों होता है, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन किसका है, a पार्ट का याद रखेंगे t cos phi by 2 आ गया, t cos phi by 2। b पार्ट क्या है हमें बताइए प्लीज, b पार्ट है sin ओमेगा t cos ओमेगा t cos phi है sin phi, cos phi है sin phi है यार, sin phi ठीक है, sin phi आ गया dt 0 से t, यहाँ कॉमन क्या आएगा यहाँ sin phi कॉमन आ जाएगा कि t का नहीं है वेरिएबल 0 से t sin ओमेगा t cos ओमेगा t
और ये dt, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड। ऐसा क्यों किया हमने, क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि ये फॉर्मूला बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला क्या होता है, ये साइन 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी। तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पे sin 5/2 हो गया 0 से t, और ये होगा sin 2 ओमेगा टी और ये dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। अब यदि हम a और b दोनों पार्ट्स को पैरेलल में करते हैं तो बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए था ना, इसलिए डिवाइड करना पड़ता है इसे। ये आपका होगा sin 5/2 इंटीग्रेशन माइनस cos 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा 0 से t माइनस sin 5 4 ओमेगा, और यहाँ पे बन गया cos 2 ओमेगा t 0 से t माइनस sin 5/4 ओमेगा अपर लिमिट cos 2 pi/t माइनस लोअर लिमिट cos ऑफ 0 t से t कैंसिल, फिर cos और पाई, ये मैंने बार बार बोल रहा हूँ, cos एंड पाई प्लस माइनस 1 होता है। यदि n इवन इंटीजर है मींस 2 4 5, तो cos पाई क्या होगा +1, और ओड है 3 ओड है तो -1। तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस sin 5/4 ओमेगा 1 - 1 0, दैट इज 0, दैट इज इक्वल क्या हो गया 0। इज इट राइट, यस और नो, कंफर्म। अब आपने ए और बी ये सब देखिए, जिस बच्चे को एलआर सर्किट समझ में आ गया, इसको सीआर भी आ गया, उसका एलसीआर भी आ गया, 100% सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसी के लिए मैं आपको 15 मिनट्स दूंगा अभ्यास अच्छे से पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे सुनिए, अब यहाँ पे एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या था, ध्यान से V0/I0t। अब आपकी यादें ताजा कर रहा हूँ, क्या था, sin स्क्वायर ओमेगा t, यहाँ पे cos पाई dt, यही था ना, 0 से t प्लस या 0 से t या sin ओमेगा t cos ओमेगा t sin 5। इसको आपने क्या माना था, इसको a और इसको क्या माना था b। नाउ वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, V0/t 0 से t, ये इसकी वैल्यू क्या निकाली है, a की t cos pi/2, और इसकी क्या थी 0। तो नाउ हियर एवरेज पावर दैट इज इक्वल टू V0/I0/t into t cos pi/2, t से t कैंसिल, V0/I0/2, ये cos ऑफ 5, और इसको भी क्या है V0/√2 into I0/√2 cos pi, √2 1 होता है, बट यहाँ ये फॉर्मूला बन गया, इसको वी कैन से VRMS into क्या होगा ये IRMS, और इनको में क्या बन गया cos ऑफ 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ओके। और इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे और पूरा वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे और आप यू कैन डू इट, इट्स ओके।